दो तीन किताबों से और टैली कर ले रहे हैं कि एक्चुअली में 3 ही माने या 2 माने या 5 माने। ठीक, उसको बाद हम आपको प्रॉपर उसको आंसर जो है वो आप लोग को भेज रहे हैं। कि मैम मैं एक वासुदेव नंदन का और हरदेव बारी का 2 ही बुक को पढ़ती हूँ। अभी उसमें मैं भी देखूंगी मैं पे कौन कौन से हैं। नहीं, हाँ, मैं बता रही हूँ वही कि 2 और 3 और 5 हमें 3 सभी मिल रहे हैं। उसमें से हम प्रॉपर आपको कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि 2 और मैं बता रही हूँ तीनों ऑथेंटिक किताबों में ही मिला है। ठीक, बिल्कुल। तो उसमें से एक बार हम कंफर्म कर ले रहे हैं कि आपके आयोग ने क्या इस प्रश्न को माना है, वो क्या मानती है। उसके हिसाब से हम आपको पूरा का पूरा आंसर की आज शाम तक या कल तक भेज देंगे, और डिस्क्राइब पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद। 1 मिनट। हाँ, हेलो। हाँ मैम, ये बैच मैंने लिया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि जो उसमें लगे हुए हैं जैसे उपन्यास है, काफी मिलता जुलता है नेट के सिलेबस से। हम्म नेट के सिलेबस से जैसे नोट्स वोट्स इसमें आप जो सारांश ये सब करवाएंगे। में देखना चाहिए, हम हर चीज पर बात करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके टेक्स्ट उसमें यूनिट की 3 से 4 ही क्लास में मुझे बनानी है, उसमें जितना भी आपको मैं समग्र रूप से दे सकूंगी उतना मैं देने का पूरा प्रयास करूंगी। उसके अलावा आप पर्सनली, आपकी आवाज कट रही है शिवानी। काफी मिलता जुलता, थोड़े बहुत अंतर है वो ना। अभी सारा सिलेबस आपका यूजीसी ही डिसाइड करती है। ठीक है, यूजीसी ने एक सिलेबस मॉड्यूल बना करके दे दिया है, और सभी यूनिवर्सिटी को, सभी कमीशन को उसी को फॉलो करना है। अब चाहे वो नेट के एग्जाम के लिए फॉलो करना हो, या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉलो करना हो, या फिर अपने एग्जाम के लिए, उठाएंगे तो उसी में से एक दो किताब उसी व्यक्ति की रचना इधर उधर कर दी जाती है। उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों से ज्यादा टेक्स्ट पे डिस्कस कर सकूं। उसके अलावा मैं ये भी जरूर कहूंगी कि आपको पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट में अलग से प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आप पूछ सकते हैं उस टेक्स्ट के बारे में, उस पर डिस्कस आप अलग से पर्सनली भी कर सकते हो ग्रुप में आकर के। या अगर आप बोलोगे किसी भी किसी या सबको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर भी कोई अलग से वीडियो होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर भी एक और और किसी का कोई। काफी अच्छी थे मैम, कल इसने 50 प्रश्न जो दिए थे वो काफी अच्छे थे। हाँ, प्रश्न अच्छे थे, थोड़े सा और प्रश्न करने, तो उसका भी सुझाव आप लोग बिल्कुल दे सकते हो। ये पूरी टीम जो है, क्योंकि आप सब एक्सपीरियंस्ड हो और तैयार करने वाले हो। मेरा काम पहले भी मैंने बोला था, ये जो बैच है ये प्रॉपर मेंटोरशिप बैच है। मैंने इसी हिसाब से ये बैच स्टार्ट किया था कि मैं आपको इसमें टेस्ट दूंगी, और इसको प्रॉपर आप हर एक जन को, जितने भी लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं पर्सनली गाइड करूंगी, कि जो गाइड मैं वहां पर यूट्यूब पे नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, क्लासेस जो समरी क्लासेस तो वो हमने बाद में ऐड कर दी, कि चलो एक बार सब जिसके हम बात करें, देखिए उन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो दिन ब दिन कोशिश है कि आपको कुछ अच्छा जो आपकी बेहतरी के लिए हो। 2 का तो ये मैम बहुत बड़ा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको 2 भागों में कर दिया जाए, भक्ति काल, आदिकाल और रीतिकाल, और एक आधुनिक काल में। ठीक है, पहले अभी जो हम क्योंकि 10 दिन में ये पूरा पढ़ना मैम बहुत मुश्किल हो पा रहा हाँ है। रोहित, लेकिन ये जो टेस्ट हो रहा है ना, ये आपकी केवल ये 10 दिन की पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है, और अभी तक की पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है। 2 तरीके से ये टेस्ट हो रहे हैं। एक तो आपने अब तक कितना पढ़ा है। ठीक, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये जो 3 समरी क्लासेस ले रही हूँ उसके हिसाब से आप टेस्ट दे रहे हो, तो फिर तो आप उसमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है 50 में से 25 और 30 ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आपने अब तक कितना पढ़ा है, उसलिए एक तो ये टेस्ट है। दूसरा इसलिए भी है कि आप टेस्ट देने को कि कितना पढ़ना है। दोनों तरीके से आप इस टेस्ट को लीजिए। हम अभी जो टेस्ट देंगे हर यूनिट के हिसाब, पूरा पूरा यूनिट देंगे। उसके बाद हम आपको अलग अलग टॉपिक वाइज, जो टॉपिक ज्यादा डिमांड में होगा उसका भी टेस्ट, आपकी ये सुझाव जो है वो ठीक है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट जब हम ये 10 यूनिट का टेस्ट खत्म कर देंगे ना, तो आपको एडिशनल टेस्ट में हम ये भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, जी मैम, ओके, इसको थैंक हमने यू। नोट डाउन कर लिया है, इसको हम ज्यादा जरूर ध्यान देंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक, और मैम किसी का। प्रश्न और है मैम, जब आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, पैटर्न था जो अभी है, मतलब सिलेबस चेंज नहीं हुआ है ना, वही से अभी।
सिलेबस नहीं चेंज हुआ था। यूपीएचएससी के जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ था, वो लगभग पूरा सिलेबस वही है। जीटीसी के सिलेबस थोड़े बहुत इधर उधर हुए हैं, पर यूपीएचएससी का सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ था। और क्या चेंज कर देंगे, वो सब छोड़ो। उन्होंने लिख दिया है एक इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास और उसकी विधाएं, ठीक। उतने सिलेबस, वो जो एक लाइन जो लिखी है ना, उस लाइन में वो खेल कर गए हैं। उसके बाद वो स्वतंत्र है कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ भी पूछे, वो ठीक तो है। बिल्कुल। तो हाँ वो सिलेबस, अगर वो कोई सिलेबस दे भी देते हैं ना कि ये सिलेबस है, तो पहली बात तो वो आपका 10 यूनिट, 9 यूनिट एक तरफ, और वो 1 यूनिट एक तरफ, जिसमें उन्होंने दे दिया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास और उसकी गद्य विधाएं, मतलब सब दे दिया। तो सिलेबस अगर वो थोड़ा बहुत फॉर्मली औपचारिक रूप से चेंज भी कर देते हैं, तो उससे आपके क्वेश्चन पर, प्रश्न पर कोई असर खास पड़ता नहीं है। पूछेंगे वो वैसे भी सारा, वो पूछेंगे वैसे भी। अगर उन्होंने प्रसाद की एक रचना आपके सिलेबस में दी है, जयशंकर प्रसाद की कोई चंद्रगुप्त या ध्रुव सामने ही दी है नाटक में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बाकी नाटकों से प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो सिलेबस इधर उधर हो सकता है, लेकिन तैयारी हमें पूरी समग्र रूप से करनी ही है। बिल्कुल, जब उपन्यास दे दिया उपन्यास पूछ तो लेगा। सारे उपन्यास, उपन्यास का इतिहास दे दिया, उपन्यास का विकास दे दिया, फिर तो सब हो गया ना। सारे तरह के राइटर हो गए, सब तरह के उनके उपन्यास हो गए, वो पूरा। अब उसके बाद आप आसपास की एक क्रोनोलॉजी सेट कर लेते हो ना, उसके बाद से फिर आपका साथ तुक्का लगाना आसान आसान हो जाता है। तो ये है मसला। तो जब आप जितना सॉल्व करते जाते हो, तो उसमें से 2-3 प्रश्न ऐसे, 4-5 प्रश्न ऐसे भी हो जाते हैं जो आपको नहीं भी आते हैं, फिर भी आप सही कर ले जाओगे। सब प्रैक्टिस और सॉल्व करने का मसला है। और किसी को कुछ पूछना है? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंजू। यस मैम। मैम ये जो आपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र है ना, आपने जो हम्म तीसरा टेस्ट डाला है साहित्य शास्त्र, हम्म इसमें दोनों ही तो है, भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय पाश्चात्य। काव्य शास्त्र है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, दोनों हैं इसमें। तो मैम इसमें है ना, जैसे ये रस निष्पत्ति, साधारणीकरण और अनुकरण सिद्धांत, ये मेरे पढ़े हुए हैं, मेरे पास नोट्स भी हैं। कल हम्म जैसे मैंने देवेंद्रनाथ शर्मा जो आपने बताई थी, हम्म उसमें से मैंने टीएस इलियट पढ़ा था। हम्म तो मैम इसमें तो काफी बड़ा दे रखा है, तो हाँ, तो उसके बड़ा आपके टाइम के कोई नोट्स वगैरह हो, आप टेलीग्राम पे शेयर कर दो तो। क्योंकि मेरे टाइम के नोट्स ऑनेस्टली अब मुझे खुद लगता है, अब मैं, मेरे टाइम के नोट्स जो नेट की है वो आज से 9-10 साल पहले की है। अगर मैं वो आपको दूंगी तो शायद वो आपके बहुत यूज के लायक ना होगी। मैं फिर भी उसके कुछ पिक्चर जरूर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपको पाश्चात्य की प्रॉब्लम है ना, पाश्चात्य को ज्यादा है, मैंने तो मैं मैम ये आपको एक टीएस बार। इलियट वगैरह पहली बार ही पढ़ा है ना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में नहीं टीएस इलियट पढ़ना है, वगैरह है देखो नहीं। पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। टीएस इलियट का आप हर चीज उतना, जितना उस पुस्तक में दिया है उतना नहीं पढ़ना है। उसी पे तो हम्म। हम डिस्कस करेंगे, उसी पे हम बात करेंगे कि आपको हम्म। टीएस इलियट की पढ़नी क्या क्या है। हाँ पूरी वो बताएं किताब आप। मैंने पहली बार ही कहा था, अगर आप भोलानाथ तिवारी की पूरी पुस्तक पढ़ जाओगे, नहीं पढ़ना है। बस उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस और प्रश्न में दिया जाता है, जो हम्म। इतने फैक्चुअल है। खासकर पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र के फैक्चुअल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। हम्म। कॉन्सेप्ट के प्रश्न बहुत रेयर, और कॉन्सेप्ट जो भी वो पूछा जाता है जो पॉपुलर है। टीएस इलियट का हाँ। हो गया, कॉलरिज का हो गया, क्रोचे का हो गया, जिसका हाँ। सभी का जितने भी पॉपुलर फैक्ट है ना, पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल देंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, आपको अलग से बताएंगे भी कि इसमें से क्या 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 पढ़िए, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि नहीं पढ़ा है तो फिर अब कैसे होगा, या सारा सारा कैसे कितना पढ़ पाओगे, वो आराम से हो जाएगा। फिर मैंने मैम सेलेक्टिव वो पढ़ना। पीवाईक्यू है ना, उनमें देखा था, वो मेरे हम्म पास बुक है यूथ कंपटीशन वाली। हम्म मैंने कहा इससे पहले पढ़ती हूँ, फिर मैं चैप्टर देखती हूँ, करना तो खुद को ही पड़ेगा। फिर हाँ, मैंने तो उसमें आप देखे अभी तो। साहित्य शास्त्र आप पहले पीवाईक्यू से करोगे ना, तो आपको और टफ लग रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम्म। तो कुछ क्लियर नहीं है और सारे नाम भी एकदम अलग अलग हैं। हाँ। राइटर का नाम भी एकदम अजीब गरीब मिल जाएगा, और उनकी रचना भी अजीब गरीब मिल जाएगी। तो वो ज्यादा हम्म। टफ लग रहा होगा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके बारे में। हम्म। तो वो एक बार फर्स्ट जब, ग्रेड में था नहीं ना, मैंने फर्स्ट ग्रेड तक की ही तैयारी की है, नहीं तो मेरा नेट है। हाँ, उसमें पाश्चात्य नहीं है, हाँ, काव्य हम्म। शास्त्र का मतलब नहीं है उसमें। और तो इसकी एक भी पहली बार ही कर रही हूँ ना।
असिस्टेंट प्रोफेसर की। तैयारी कर रहे हो, बाकी आपकी तैयारी है, बाकी सब में आप कॉन्फिडेंस हो। एक दो पोर्शन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो टफ होंगे, सबका एकदम स्ट्रांग ऐसा हो जाएगा तो कैसे चलेगा। कुछ तो कुछ कमजोरियां होती हैं, और उसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आराम से पढ़ ले जाओगे, आराम से कर लोगे। जब हम थर्ड यूनिट का क्लास भी लेंगे तो हम आपको डिस्कस करेंगे उस समय कि कौन से क्या राइट, इन साक्षात के राइटर में या भारतीय काकसात के राइट में आपको कितना कितना पढ़ना है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। हर सबके कॉन्सेप्ट को भी मैं समरी में आपको बता भी दूंगी कि इलियट ने वस्तुनिष्ठता दी है तो उसमें क्या 4-5 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। चलिए मैम उसमें नेक्स्ट। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में है ना, इनसे 4-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2020 में हुआ था ना राजस्थान वाला, उसमें 4-4 क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में दे रखा है। हाँ, आरपीएससी का जो लास्ट ईयर का, इनफैक्ट आरपीएससी के पेपर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे पेपर बनाते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप नेट के एग्जाम के बाद राजस्थान के बोर्ड के कोई भी पेपर सॉल्व जरूर करो। एक राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, ये दो पेपर बहुत अच्छे बनाते हैं। ठीक है, तो लेवल तो अच्छा था उस समय भी पेपर का। लेवल अच्छा क्या है, वो कमजोर नब्ज जो होती है ना बच्चों की, उसी को उठा लेते हैं। तो कमजोर हाँ। नब्ज अब तो खैर कुछ रह ही नहीं गई है, क्योंकि आपको समग्र ही पढ़ना है। तो पाश्चात्य और काव्य शास्त्र हम डिस्कस करते हुए चलेंगे जब हम यूनिट पढ़ाएंगे तब भी, और उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि वो राइटर को कैसे पढ़ना है। उसके बाद से आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद भी जो नहीं समझ में आएगा वो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जी मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है? मैम मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ प्रीति पूछिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मैम मैं, इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है आई नो, बट मेरे लिए इस इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। इनिशियल स्टेट पे स्टार्ट करने के मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हिंदी साहित्य का इतिहास, सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप उठा करके पढ़ो। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। या तो आप कोई ऐसा नोट्स उठाओ किसी कोचिंग के, कोई आपको प्रॉपर क्लासेस समझाए, बट चूंकि आप वहां पर हो तो आपको कोई क्लासेस मिल सकती है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में इधर लेने को कोई भी नहीं कहूंगी, क्योंकि सब में बहुत डीप और वास्ट है। तो आप अभी चूंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास उठाइए, बिना देरी किए वो किताब मंगा लो। और हार्डली 4 से 5 दिन में वो किताब खत्म हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कि आपने किताब मंगा ली है तो आप महीने भर वो किताब पढ़ रहे हो। वो किताब मंगवाइए और 5 दिन, हार्डली एक मंथ, एक वीक में तो वो किताब आराम से खत्म करके उसको हटा दो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आप बाकियों के संग कंपटीशन में चले आओ। बराबर मैम। और मैम एक और क्वेश्चन है कि वो राइटर क्या है, क्या नाम है उनका। विश्वनाथ पाटिल, उसको मैंने दिया भी है, अपने वीडियो में भी दिया है, उसका लिंक मैं वापस से वो ऑनलाइन भी है उसका। आप मुझे एक बार मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं उसका लिंक जो है वो आपको, ऑनलाइन किताब का भी लिंक वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? यस मैम। हाँ गुड पूछिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मोहित। मैम मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ और मैंने अभी डिसाइड करा है कुछ टाइम पहले कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, और मैं ऑलरेडी सर्विस में भी हूँ, तो थोड़ा टाइम चाहिए मेरे साथ इसलिए। मैम जैसे मैंने इसका पहला क्वेश्चन ये कि कट ऑफ के बारे में देखा था, तो परसेंटाइल कुछ सिस्टम है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया मैम। देखो परसेंटाइल क्या होता है ना, पहले परसेंटेज होता है, आप परसेंटाइल पे ध्यान ही मत दो। वो उसको मैं बताती जी हूँ मैम। क्या होता है पहले, लेकिन परसेंटाइल पे आप मत ध्यान दो। आपको क्या ध्यान देना है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से आपको 70 प्लस करना है, 75 प्लस सही करना है। करना तो खैर सब होता है, 100 में से आपको 75 प्लस सही करना है। आपका फोकस इस पे रखो। फिर छोड़ दो मेरिट कितनी जा रही है, परसेंटाइल कितना जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक, मतलब यह मैम है कि ये अगर दोनों आप, पेपर में मिला के करने हैं, सो तो नहीं 75 प्लस। आपको, आप 75% के हिसाब से ले लो, चलो। फर्स्ट पेपर में आप 60% भी करोगे तो भी चलेगा। सेकंड पेपर मतलब अपने सब्जेक्ट में आप 75%, मतलब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 75 सही होने चाहिए, इस पे फोकस करो।
परसेंटाइल क्या होता है ना, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, आपके इस पेपर में कितने लोग बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से वो बताते हैं कि अब इतना परसेंटाइल है, मतलब आपके ऊपर इतने 100% अगर लोग एग्जाम दिए हैं, 100% में अगर वो 98 परसेंटाइल दे रहा है, 98 पॉइंट कुछ, मतलब आपके ऊपर 2% लोग हैं। ये होता है परसेंटाइल देने का मतलब। ठीक, तो उसके चक्कर में रहना ही नहीं, आपको जी केवल मैम। प्रश्न पे फोकस करना है और कितना प्रश्न स्कोर करना है उस पे फोकस करना है। ठीक है। जी मैम। मैम मैं एक्चुअली यही जानना चाह रहा था कि कट ऑफ लगभग कितने मार्क्स पे रहती है, तो वहाँ ऐसे समझ नहीं आ रहा था। अब मेरी कट ऑफ समझ तो में हर आ बार गया कि वैरी मेरे को करता है। 75 क्वेश्चन हाँ, और करने हैं। हाँ, मतलब वही कि तुम सेफ जोन में आकर के प्रयास करो ना, तुम 75 की कोशिश करोगे ना तो गिरते पड़ते 70 और 65 तो आना ही है। लेकिन आप 75 कोशिश करिए कि हमने उतना कर लेना है, उतना 75% तक हमें कर लेना है। वो आप तो थोड़ा ना थोड़ा लुढ़क करके इधर उधर तो आओगे, 75 से ऊपर चले गए फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन ज्यादा चांसेस ये होती है कि हम उससे नीचे ही लुढ़क करके आए, तो आप अपना वो सेफ जोन बनाइए। जी सेफ जोन, मैम। और कट मैम मेरा ऑफ एक और पर क्वेश्चन नहीं है। जाना है हमें, हमें कंफर्ट जोन में, हमारा सेफ जोन में होना चाहिए। कट ऑफ तो 65%, 62% भी बन जाएगी, लेकिन हम अपना सेफ जोन बना लेंगे कि हमें उतना लगभग करना है, तो गिरते पड़ते भी 65 आ जाएंगे ना। ठीक है, और यस हर मैम। बार थोड़ी बहुत चेंज होती है, और जेआरएफ की अलग, नेट की अलग, कैटेगरी की अलग, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज होता रहता है, तो हम क्यों वो सब। यस हाँ, बताइए। मैम। जैसे मैंने सर्विस में रहते हुए अपना ग्रेजुएशन किया इग्नू से, हम्म। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने इग्नू से ही किया है। तो हम्म। दोनों कोर्स के दौरान मैंने मतलब इतना कोई सीरियस होके ना हिंदी पढ़ा। आप तो समझते हैं कि हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग कुछ ही बच्चे होते हैं जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, बस जस्ट ऐसे ही डिग्री कर लेते हैं। तो हम्म। मैम अब जैसे मैंने शुरुआत करी, अगर हम अच्छे से जैसे नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या जेआरएफ भी कर लेते हैं, तो उसके बाद मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के क्या चांसेस रहते हैं, अगर सही से मतलब मेहनत करने करते हैं तो उसका पिछली वाली चीज़ों का क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर? नहीं, अगर पहली बात, ये आपने अगर नेट अच्छे से आज के समय में पास कर लिया, तो मैं पहले भी कही थी कि आयोग के कमीशन के पेपर तो आसान है आपके नेट के पेपर से। तो एकेडमिक रूप से, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रूप से आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आते हैं एकेडमिक रूप से, कि एकेडमिक में चूंकि आपने प्राइवेट में किया है, ठीक, तो अगर आपके जी मैम। नंबर अच्छे हैं ना, अच्छा ये बात है कि आप किस असिस्टेंट प्रोफेसर में किस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। मैम यूपी के लिए मैम अभी जस्ट फर्स्ट टाइम मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो मैम अभी तक तो कोई एग्जाम नहीं दिया, बट मैं यूपी मतलब का रहने टारगेट वाला हूँ आपका तो। क्या है, यूपी का है, आरपीएससी का है, कोई भी टारगेट, चलो ठीक है, कोई भी टारगेट हो तो अच्छा यूपी। ये बात है मैम ना। यूपी ले लेते ठीक है, यूपी हम लेते हैं। यूपी में आप जानते हो कि रिटन एग्जाम का जो स्क्रीनिंग होती है, या यूपीएससी में रिटन एग्जाम का वेटेज मिलता है। आप अगर रिटन हैं। मैं एग्जाम में अच्छा किए हो, आपका नंबर 70% प्लस है, तो इंटरव्यू में भी क्या ही फर्क पड़ेगा कि अगर आपने बोल दिया 2 नंबर 3 नंबर कम हो जाएगा, या हो सकता है, वैसे तो कम नहीं होता है। मेरे पास एग्जाम्पल है जिन्होंने यूपीआरटी ओयू से और इग्नू से किया है यूजी एंड पीजी, उसके बाद भी वो सेलेक्टेड हैं। तो एकेडमिक रूप से भी कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन चलो मानते हैं कि जो बोर्ड में बैठा है इंटरव्यू में, वो एकदम से चिढ़ गया कि आपने नहीं किया है, तो भी आपके पास एक तो ये वजह है कि आप जॉब में हो, जॉब के यस साथ मैम। तैयारी कर रहे हो, तो भी आप कैसे करोगे, आपके पास वही एक माध्यम है। दूसरा, फिर भी अगर 2 नंबर वो कम भी देते हैं, तो हमारा तो रिटर्न का नंबर स्कोर है ना, इससे है कि वहां के रिटर्न का अच्छे हो तो आपके पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होता है, तो रिटर्न पे फोकस करो। उसी तरह का कोई भी डिमेरिट नहीं है, चाहे आप इग्नू से करे हो, चाहे आप साल भर बाद करे हो, चाहे गैप के बाद करे हो, या स्ट्रीम चेंज करके करे हो, कुछ भी आपको कम से कम कमीशन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने में शायद आपको वो भी कुछ नुकसान हो, या यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहां पे आपका रिटर्न कोई एग्जाम हो नहीं रहा, आप तो खैर यूनिवर्सिटी भी कराने लगी, लेकिन वहां पे लोग ये देखते हैं कि आपने, आपका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन का। लेकिन आयोग कमीशन तो कुछ नहीं देखता, वो बस देख रहा है आपने, आप एलिजिबल हो, क्वालिफाई करते हो, और एग्जाम में आपने अच्छा किया है, बस दैट्स इट, तो परेशान नहीं होना, कोई डिमेरिट नहीं।
यस मैम, वही तो मैंने जब देखा था कि 2 तरह के एग्जाम है। एक तो इंटरव्यू बेस्ड था, खाली एग्जाम तो स्क्रीनिंग था, मतलब इंटरव्यू के बेस पे मेरिट बनती है। और एक ऐसा है कि जिसमें 70% शायद रिटन का था और 30% इंटरव्यू का था। तो उसमें ज्यादा चांस है जिसमें रिटन का है, क्योंकि हम रिटन में ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे जो यूपी में जो दोनों कमीशन है, दोनों कमीशन में जो रिटर्न का है वो वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो कमीशन से जी और मैम। अब मैं ये ऑनेस्टली बताऊं कि कमीशन से ही आपके प्रोफेसर बनने के चांसेस ज्यादा हैं। बकायदा डायरेक्ट इंटरव्यू के या यूनिवर्सिटी के, वो आप ये ज्यादा प्रयास करिए कि आप कमीशन के थ्रू ही जाए। यस मैम। मैम, ये जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में जो अदर स्टेट हैं, इस तरफ जो हिंदी लोग मतलब कम प्रेफरेंस रखते हैं, ना तो यहाँ ज्यादा बोलते हैं और ना ही वो उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इधर की जो यूनिवर्सिटी रहती है, क्या इनमें भी हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर? अगर आपको हिंदी का वहाँ डिपार्टमेंट देखोगे तो वहाँ के डिपार्टमेंट में ज्यादातर आपको आपके उत्तर भारत के लोग ही मिलेंगे। हमारे संग प्रीति जी ऐड है, अगर प्रीति जा करके अपने पास की यूनिवर्सिटी में एक बार हिंदी डिपार्टमेंट में जा करके देख ले। तो मैंने तो यस जितने भी मैम। डिपार्टमेंट देखे हैं, चाहे वो वर्धा का विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गुजरात यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट हो, चारों नॉन हिंदी बेल्ट है। बट वहाँ का हिंदी डिपार्टमेंट में आपको 70 से 80% इधर के ही लोग मिलेंगे। तो लोग हमारा बहुत पहले से काफी तैयारी करते आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इस समय एक कहते हैं ना नाम है। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ जी, पूछिए। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। जी, मैं सुन रही हूँ, आप बोल सकते हैं। हेलो मैम। जी, आवाज नहीं आ रही। मिस्टर बच्चू आपके नाम पे लिखा है। मुझे आपकी आवाज आ रही है। अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप अपना प्रश्न पूछिए। ठीक है, कोई और प्रश्न अपना पूछना चाहता है कुछ? चलो, मैम, खैर। आप अपने बारे में कुछ अपनी जर्नी शेयर करिए मैम हमारे लिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि आप किस मेरी यूनिवर्सिटी में जर्नी कैसे बहुत रहा, कैसी जर्नी रही। मेरी जर्नी बहुत रिच रही है। 1 घंटे की क्लास में मैं बता भी नहीं पाऊंगी कि इतना साल। उसके लिए मैं जी जरूर एक अलग सेशन जरूर रखूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज करी है और बहुत कहते हैं ना क्विक डिसीजन लिया है। और बहुत बार ऐसे डिसीजन लिया है जिसमें वो लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छा तुम ऐसा मत करो या फिर वो करो। प्लान कुछ और था, मैंने कुछ और कर लिया। आप अब बोलते हो कि आपने पीजी के बाद सोचा या यूजी के बाद सोचा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। मैं मैं पीएचडी कर रही थी, मैंने तब तक नहीं सोचा था कि मुझे प्रोफेसर बनना है। लेकिन फिर भी आज मैं आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज के डेट में मुझे अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है। तो बहुत सारे सस्पेंस रहे, मैं उस पर जरूर बात करूंगी अपने। हाँ, लेकिन ये एक चीज है, देखो मैंने ये हमेशा किया हेलो। है, फोकस मुझे इस पे करना है। हेलो। तो मैंने उस पे ही फोकस 100% किया है। मैं मुंबई जब पहली बार गई थी तो हाँ, बच्चू जी आपकी आवाज आ हेलो। रही है, आप बोल सकते हैं। हेलो मैम, ये जो आपने टेस्ट लिया था हाँ, यूनिट 1 आवाज का। आ रही है आपकी। हम्म। आप अपना अपना अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप अपना प्रश्न ग्रुप में लिख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर था, डेडिकेशन था कि मुझे वो करना है और मुझे लगता था अंदर से कि मैं कर लूंगी, तो मैंने अपने डिसीजन पे भरोसा किया है। तो ये है कि तुम लो और अपने हेलो। डिसीजन पे भरोसा करो और उसके बाद फिर लग जाओ एकदम। ठीक है, बाकी अपनी जर्नी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर, मैं स्पेशल इसी के बारे में बात ही करूंगी। ठीक है, तो प्रॉपर हम जी इस पे आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। चलो, और कोई कुछ पूछना मैम चाहता है? पहली बात,
नहीं, जो लोग बाद में ज्वाइन कर हेलो रहे हैं। हेलो हेलो, मैम हाँ बच्चू जी, आपका मैसेज मिल गया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम पूरा, जैसे ना आ पाया टाइम से, तो 34 साल जरूर आएगा। तो ये आपको मैम रेगुलरिटी अभी मिल। हमारे यहाँ शेखावाटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, तो आप मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे अभी उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या फिर मैं गवर्नमेंट के लिए एक बार तैयारी करूं, क्योंकि वो पीएचडी वाला फिर बीच में हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, पीएचडी अभी अगर आप देखो, जब तक आप नॉर्मली देखो, पीएचडी में आपको अलग से जाकर कोई चीज नहीं पढ़नी है, तो पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट अगर अभी आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, तो एक बार अप्लाई कर लो। अप्लाई कर लो, अगर आपका पीएचडी में हो जाएगा, आपने जहाँ कोर्स वर्क खत्म कर लिया, जब कोर्स वर्क खत्म कर लोगे तो बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती है ना आपके, आपका यूनिवर्सिटी में रह के पीएचडी करने की। तो अगर अभी वो हो सीकर रहा हमारे है, पास में भी है, यूनिवर्सिटी भी यही है, 1.5 घंटा लगता है, सीकर से है हमारी यूनिवर्सिटी, हाँ, तो सीकर बिल्कुल लगता आप है। अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल उसको देर ही मत करिएगा। आपने आपने पीएचडी ये कर लिया है, यूजी कर लिया, नेट कर लिया, तो आप पीएचडी के लिए एकदम दौड़ के अप्लाई कर लो। ठीक है। अच्छा, आइडिया नहीं है पीएचडी का। आपकी यूनिवर्सिटी पहले कौन सी है जहाँ से आपको अप्लाई पहले तो करना है? जयपुर थी मैम, जयपुर लगती थी। अभी कौन सी यूनिवर्सिटी है? अभी सीकर दीनदयाल उपाध्याय। सीकर। ठीक है। वैसे पीएचडी में एनरोल होने का एक ही प्रोसेस होता है, वो उन्होंने निकाली होगी कि सीट कितनी है। वो फॉर्मली आप उनके साइट पे जाकर के या हार्ड कॉपी जैसे भी जाकर के अप्लाई करोगे। उसके बाद उनका प्रोसेस होगा। मैं सीकर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे जाकर के जरूर देख लूंगी कि उनका चयन का क्या प्रोसेस हो सकता है। रिटन मैम एग्जाम हो। प्री एग्जाम डाला है उन्होंने, हाँ, 7 नवंबर को है। रिटन एग्जाम जैसे आपका नेट का एग्जाम होता है, वैसे ही वो रिटन एग्जाम लेंगे। उसको क्वालिफाई करोगे, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद वो आपको देंगे। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू भी होता है क्या इसमें? हाँ, बिल्कुल। ठीक। उसमें आपको जब आप पहले आप रिटर्न निकालो, रिटर्न की तैयारी करो, रिटर्न निकालो, इंटरव्यू की तैयारी कराना मेरा काम है। ठीक। जी मैम, मेरा थैंक यू। क्वेश्चन था मैम। हाँ, रोहित बोलिए ना। मैम जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, यूनिट 2 के लिए मैम, हम्म। और नगेंद्र भी है, रामचंद्र तिवारी जी भी है, तो मैम क्या इनको सबको पढ़ना जरूरी है क्या? क्योंकि मेरे पास दृष्टि है, तो रामचंद्र शुक्ल है, और घटना चक्र का PYQ है मैम, तो क्या नगेंद्र को भी पढ़ना जरूरी है मैम? नहीं जरूरी है। आपके एग्जाम का जो सिलेबस है ना, उसको फुलफिल करता है अगर आपका मटेरियल, तो नहीं जरूरी। रामचंद्र तिवारी तो मैं कभी पढ़ने को सजेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। जो पढ़ रहा है पढ़े, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि इतनी मोटी किताब, हो सकता है आप पहले जी ही घबरा मैम। जाओ। मैंने खुद पढ़ी है, आधी अधूरी, लेकिन मैं नहीं, पढ़ने के थोड़ा सा बाद ही मैंने ही मुझे पढ़ा है, लगा। लेकिन बहुत बड़ी है तो पढ़ नहीं तो पाए वो थे उसको आप बाद में। पढ़ते पढ़ते उसको एकदम डिमोरलाइज होने लगते हो कि कितना सारा है, कहाँ से याद करें। शायद उस किताब, अगर वो 2000 पेज की किताब है, उसमें से 500 जी। ही हमारे लिए जरूरी है। पर वो इतना लंबा जो है वो ना, वो दिमाग में हमको डिमोरलाइज कर देता है। तो वो मत पढ़ो। जितना सिलेबस तुम्हारे पास है उसके अलावा ये सरस्वती पांडे जरूर ले लीजिएगा, अगर आप नहीं जी पढ़ मैम, रहे है, वो हैं। भी है, वो भी है तो सबसे उतना पढ़ पांडे। लो, उतना पढ़ लो बहुत ज्यादा। नगेंद्र को मैं इसलिए कहती हूँ कि नगेंद्र से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, नगेंद्र से आपको छोटी विधाएं पढ़ने में मदद मिलती है। जो यात्रा वृत्तांत है, जो पोर्तास हो गया, या आपकी बाकी अन्य आत्मकथा हो गया, इन छोटी विधाओं को अन्य किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना अच्छे से नहीं बताया गया है जितना अच्छा नगेंद्र ने बताया है। इसलिए मैं नगेंद्र को पढ़ने को जरूर कहती हूँ कि पढ़िए। लेकिन अगर आप मैम छोटी विधाएं, बच्चन में भी तो दिया है ना थोड़ा सा इसका, आधुनिक गद्य वाला जो है। बिल्कुल हाँ, उसके लिए बच्चन को आपको आधुनिक साहित्य का इतिहास अलग से दूसरा लेना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, बच हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में नहीं है वो चीज। नहीं, गद्य उसको इतिहास। हाँ, वो अलग तो से वो गद्य वाला किताब भी है मेरे पढ़ेगी। पास मैम। तो वो अगर है तो बिल्कुल पढ़िए। बच्चन की भाषा जो है वो ज्यादा आसान है नगेंद्र के जी हिसाब से। मैम। बच्चन बहुत इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो वो है तो वो पढ़िए बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास कोई पुस्तक ऑलरेडी है तो उसको रिप्लेस नहीं करना है। ठीक। जिनके पास नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो किताब ले सकते हैं। और जब मैम जैसे कि इकाई 5, 6, 9, 10 के लिए ये बहुत बड़ा टेक्स्ट हो जाता है मैम, तो क्या ये टेक्स्ट भी सबको पढ़ना जरूरी है, या मैम समरी से ही काम हो जाएगा, जैसे कि समरी से काम दृष्टि में चलाइए। समरी दे रखी है?
समरी से काम चलाइए रोहित, क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, टेक्स्ट नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, ये कर सकते हो आप, कहानियां पढ़ लो कुछ जो उसमें है, जी मैम। निबंध पढ़ लो, इस तरह की चीजें पढ़ लो। अदरवाइज पूरा टेक्स्ट पढ़ने का टाइम है ही नहीं हमारे पास। ठीक, पढ़ा मैम होना इसीलिए चाहिए। मैं 5 को, 6 को, 9 और 10 बोला हूँ सिर्फ, क्योंकि 7-8 तो हम कवर कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, क्योंकि कहानी छोटी विधाएं जो है वो हम कर सकते हैं। जी। जो बड़ी विधाएं हैं उसको, उसका समरी पढ़िए, ठीक है, और उसकी समरी पढ़िए और उसका फैक्चुअल जो है डेटा वो अलग से नोट करते जाइए। पूरा को पूरा पढ़ने का टाइम ही नहीं है, पढ़ना चाहिए, बाद में पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि वो सारी जो सिलेबस लगी हुई है वो आपको हेल्प करेगी आपके सिलेक्शन में आगे जा करके भी। लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो अभी केवल समरी से काम चलाइए और फैक्चुअल पढ़िए, ठीक है। मैम थैंक यू चलिए, मैम। और किसी को कोई प्रश्न करना है? रक्षिता, रक्षिता म्यूट है, आपकी आवाज आ नहीं रही, आप अनम्यूट करिए। ओके ओके मैम। तो अभी उसका सिलेबस अपन स्टार्टिंग से क्या पूरा हो जाएगा? दिसंबर तक तो हम बिल्कुल, हमारे बैच की बात करें तो दिसंबर तक तो हम जरूर कर लेंगे। दिसंबर में बहुत टाइम है, बहुत डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। मेरे सिलेबस पूरा करने से ज्यादा जरूरी है आपका सिलेबस पूरा होना, ठीक है। हाँ जी। तो सिलेबस तो पूरा करना ही है एट एनी रेट। मैं पूरा कर दूंगी सिलेबस, अपने जिस शेड्यूल में हम चल रहे हैं, जो शेड्यूल आप लोग को दिया जा चुका है, उस शेड्यूल के हिसाब से हम सिलेबस पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम शायद डिस्कशन भी करते रहेंगे आगे। लेकिन आप उसके साथ, उसके पहले अपने से भी उसको सिलेबस को पूरा करते हुए चलो, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, अलग से टाइम देना पड़ेगा, बहुत देना पड़ता है, मुझे खुद देना पड़ता है। पूरा दिन काम के बावजूद और भी अलग काम है, चूंकि यूनिवर्सिटी में अब मैं अपने यहाँ की एनएसएस कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो मुझे ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। उसके बावजूद मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मुझे, अच्छा, आपके लिए अभी यूनिट 1 के लिए वीडियो बनानी है या टेस्ट बनाने या देने हैं। रात के 2-3 बजे वो वीडियोस बनती हैं जो आपको मिलती हैं, क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं होता है। जी तो मैम। आपको डेडिकेशन तो आपको अलग से खुद की तैयारी के लिए दिखाना ही होगा। यस। ठीक, तो सिलेबस तो पूरा करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। चाहे आपके पास में या मेरे पास में, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पहले सिलेबस भी पूरा करना है, और उसके पहले हमें प्रॉपर डिस्कशन के लिए भी टाइम रखना है, और प्रैक्टिस के लिए भी, ठीक। तो होगा। मैम ये जो टेस्ट है अपना, तो वो क्यूज में या फिर ऐसे ऐप पे नहीं मिलेगा क्या? ऐप की कोशिश है, हम कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके यस लिए अभी मैम। थोड़ा सा हमको तैयारी करना पड़ेगा टेक्निकल, और उसके लिए हमें थोड़ा देखना पड़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो। मैंने पहले ही बोला कि हम क्वालिटी बढ़ाने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी आप लोग को मिल पाएगी बेहतरी के लिए, उतनी अच्छी मिलेगी। नहीं तो हमारा प्रोसेस तो चल ही रहा है, ओके मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी को कोई प्रश्न? टाइम बहुत हो गया, जो लोग बाद में ज्वाइन करें, ठीक है। 10-15 के बाद, मैंने पहले ही बोला था 10-15 के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आज मैंने किया, क्योंकि आज पहला दिन था, एक तो हमारे डिस्कशन का, दूसरी, अरे भाई 10 बजे को बोला है, 15 मिनट और दिया है। उसके पहले यार कोई भी काम है, कैसे भी जगह है, माइक, आप तो माइक भी ऑन नहीं कर रहे हो, और कैमरा भी बहुत कम लोगों ने ऑन किया है। मैं बहुत बाध्य भी नहीं कर रही हूँ कि चलो सारे के सारे ऑन ही करो। तो आप कम से कम उसको लेकर के डिस्कशन में बैठ तो जाओ, आ तो जाओ। क्या करना है, कोई डाउट ही नहीं है, कुछ पूछना नहीं है। अब 85 बच्चों की क्लास में अगर 20-25 ही ज्वाइन किए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे क्या, मेरे लिए तो, मैं जैसे, मेरा क्लास है, मेरा कॉलेज है, मैं वहां पे एक बच्चा भी आता है तो हम लेक्चर देते ही हैं। यहाँ पर भी अगर एक बच्चा मिलेगा तो हम डिस्कशन करेंगे ही। लेकिन बाकी सारे लोगों की अपना ये नैतिक दायित्व है, इतनी जिम्मेदारी है कि आप प्रॉपर क्लास में टाइम से पहुंचे। वो भी तब जब रोज नहीं करना है, हमें हफ्ते में एक बार करना है। तो टाइम से पहुंच जाओ। 10 अगर बजे रखा गया है तो हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट की लेट रखो, उससे पहले पहुंच जाओ। सिनॉप्सिस का टॉपिक कैसे चूज करें, प्रश्न पूछा है बच्चू जी ने। देखो, टॉपिक हमेशा वो चूज करना चाहिए, पहली बात तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी बनाई है, आप उसको भी देख लेना।
लेकिन मैं आपको पर्सनली जरूर बोलूंगी कि आपका अपना इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है टॉपिक चुनने के वक्त। और दूसरा, आपके पास प्रेजेंट टाइम में उस टॉपिक पर किताबें, मटेरियल कितना ज्यादा है, वो आपको टॉपिक सिनॉप्सिस बनाने में जरूर रखता है। और तीसरी बात जो है कि वर्तमान समय में उस टॉपिक का कितना इम्पोर्टेंस है। और चौथी बात, देखो सिनॉप्सिस कैसे भी बनाओ, उसका जो नाम है ना, मैंने जो देखा है आजकल रिसर्च में, नाम आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप टॉपिक, आप प्रेमचंद पर भी, मतलब कितने सारे हो गए हैं प्रेमचंद पे, आप जो रिसर्च है, लेकिन प्रेमचंद पे भी बना रहे हो, तो आपका प्रेम, इस टॉपिक का नाम इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि सामने वाले को लगे अच्छा ये प्रेमचंद में कुछ नया क्या मिल रहा है, आप कुछ नया नहीं निकाल रहे हो कुछ, लेकिन जो नाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग रखना है। तो नाम बहुत इंटरेस्टिंग रखना बहुत जरूरी होता है। आपके पास मटेरियल कितना है वो जरूरी होता है। आपका इंटरेस्ट तो खैर जरूरी है ही, वो होता है। और वर्तमान समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्योंकि रिसर्च का ये रहेगा। ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन हम, कोई बात नहीं, अभी देखो, अभी जो हो गया वो नहीं, अभी जो अभी आगे करना है वो मिस्टेक, जो पुरानी मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो पेपर दे चुके हैं वो तो इतना अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि पुरानी मिस्टेक अब वापस से ना करें, अपने ही मिस्टेक से सीखिए और आगे तैयारी करते चलिए। देखो शेड्यूल थोड़ा टाइट बनाना बहुत जरूरी है, आराम का शेड्यूल नहीं काम आएगा। तुम सोचो कि 2 महीने में हम तैयारी करेंगे, नहीं 2 महीने का टाइम है, तो तुम सोचो कि हम 1 महीने में 2 2 बार उसी चीज को पढ़ेंगे। वो टाइम बनाइए, अपना शेड्यूल फ्लेक्सिबल नहीं बनाना है। ठीक? तो आज की लाइव डिस्कशन में इतना ही, हम फिर अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। बची हुई क्लास में आज ही एक क्लास अपलोड कर दूंगी। क्लासेस देखो, आपकी सारी समरी क्लासेस 1 बाय 1 चलेगी। हो सकता है थोड़ा सा कोई पहले हो, थोड़ा सा बाद हो, कई दफा ऐसा शेड्यूल मेरा भी हो जाता है कि एग्जैक्ट बनाया हुआ शेड्यूल प्रोग्राम नहीं हो पाता, क्योंकि अचानक से काम। और आजकल तो गवर्नमेंट, तुम लोग जब जॉब में जाओगे ना, तो गवर्नमेंट ऐसे अचानक से काम दे देती है, एकदम हथेली पर सरसों उगाने का काम देती है कि तुरंत 100 बच्चों के साथ मिलिए, तुरंत ये चीज। और मैं जहाँ जिस जगह पे हूँ राजधानी में, तो एकदम निगाहें रहती हैं कि आप लोग को तो करना ही है। तो कभी कभार हो सकता है शेड्यूल थोड़ा सा एक दिन या इधर का हो जाएगा, लेकिन चीजें आपकी कंप्लीट पूरी होंगी, ये मेरा भी नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट में आप बचे हुए लोग के जो भी प्रश्न बचे रह गए हैं, वो सारे अपने ग्रुप में 1 बाय 1 करके पूछ दें। मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूंगी, अगर हुआ तो हम नेक्स्ट डिस्कशन में उसको शामिल भी कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू। आप तैयारी करते रहो। ओके।